वर्कशीट 6 से कंटिन्यू देखेंगे। अब यहाँ पर पैरा दे रखा है मिसबिल द ऑटर से लिया हुआ पैसेज, जो कि आपका चैप्टर है सब्जेक्ट इंग्लिश का। तो यहाँ पर मिसबिल द ऑटर जो है कहानी के लेखक हैं गैविन मैक्सवेल, क्योंकि आपको लेखक का नाम पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसके लेखक हैं गैविन मैक्सवेल, जो कि इस कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ऑटर को पाला। ऑटर यानी ऊदबिलाव। तो ऊदबिलाव आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप पहाड़ी इलाकों में जब भी सफर करें तो वहां पर आपको ये बहुत देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ था ना, लेखक के कुत्ते का निधन हो गया था, जो उनका पेट था कुत्ता डॉग, उसका निधन हो गया था। तो उसके बाद में वो काफी अकेले हो गए थे। तो उन्होंने कुत्ते की बजाय एक ऊदबिलाव रखना चाहा, क्योंकि उनका जो जहां पर वो रहते थे चारों ओर पानी था ना, कैमस फेरना में पानी से घिरा हुआ था, और ऑटर को क्या पसंद होता है, पानी ही पसंद होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, ऑटर को रखने का फैसला लिया। और उसके बाद में उनका जीवन कैसे बदला वो अपनी इस कहानी के माध्यम से हमें बता रहे हैं, अपने अनुभवों को, कि कैसे उन्होंने यात्रा की, यात्रा के दौरान उन्हें क्या क्या समस्या हुई या क्या क्या उनके साथ में घटित हुआ घटनाएं, वो इस कहानी के जरिए हमें बताना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है इस पैराग्राफ में। मिसबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस एंड वॉज एट लेंथ christened by zoologist Luttrell Percivaleta मैक्सवेल और मैक्सवेल्स ऑटर। मिसबिल, जैसा कि मैंने ऊदबिलाव को पुकारा, दरअसल विज्ञान के लिए पहले से अज्ञात एक प्रजाति थी, और बाद में इसे प्राणी शास्त्रियों में लुट्रोगेल पर्सपिलिटा मैक्सवेली या मैक्सवेल के ऊदबिलाव का नाम दिया। तो पहले कोई नहीं जानता था, उससे पहले तो इस तरह से नाम दिया गया ऑटर को। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिसबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ही वॉज सिंपली अलॉफ एंड इनडिफरेंट। 24 hours Misbill was neither hostile or friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. जो ऊदबिलाव था, पहले 24 घंटों तक मिसबिल ने ना तो कुछ बिहेव किया, ना तो क्या बना, ना तो वो एनिमी बना उसका और ना ही दोस्त बना। तो क्या हुआ, वह बस अलग अलग और उदासीन सा था, जितना संभव हो सके मेरी बिस्तर से दूर फर्श पर सोना पसंद करता था। तो वो जो ऑथर है उसकी जो बिस्तर से वो दूर सोया करता था, उसके पास में नहीं आता था, पहले उदास सा रहता था जो ऑटर है। द सेकेंड नाइट मिसबिल कम ऑन टू माई बेड टू इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन अस्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. तो क्या हुआ, फिर दूसरी रात मिसबिल थोड़ा सा मेरे बिस्तर पर आ गया और सुबह नौकर की चाय लाने तक मेरे घुटनों के पास सोता रहा, और दिन के समय वह अपनी वापस से जो उसकी दिनचर्या होती थी, उदासीनता खोने लगा, अपने आसपास की चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। उदासीनता को मतलब वो दुखी नहीं हो रहा, और जो अपने आसपास की चीजें होती थी उनके साथ में वो खेलने लगा, यानी थोड़ा सा वो उसके प्रति सहानुभूति रखने लगा या उसका पेट बनने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लेट टू द bathroom, where to half an hour he went wild with joy in water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough splash for a hippo. तो जैसा कि ऑटर को पानी पसंद था, तो मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनवाया और उसमें उसे बाथरूम में ले गया, जहां आधे घंटे तक वह पानी में मस्ती करता रहा, गोते लगाता रहा, लौटता रहा पानी के अंदर बाथटब की लंबाई में ऊपर नीचे उछलता रहा और इतनी छींटे चपाटे करता रहा। एक दरियाई घोड़ा भी ऐसा ही कर सकता था, तो देखिए इस तरह से बताया गया है कि वो कैसे पानी में खेल रहा था। ठीक है, जैसे हिप्पो खेलता है उसी तरह से। दिस आई वाज टू लर्न in a characteristic of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once
be overturned, or if it will not be overturned, be set in and splashed in until it overflows. तो मुझे पता चला कि जो उद्बिलाव की एक विशेषता है, पानी की प्रत्येक बूंद को यदि कहा जाए फैलाया जाना चाहिए, उस स्थान पर फैलाया जाना चाहिए, एक कटोरे को तुरंत पलट दिया जाना चाहिए, यदि इसे पलटा नहीं जा सकता तो उसमें बैठ जाना चाहिए, तब तक छींटे मारना चाहिए जब तक कि वह छलक न जाए। तो जैसे वो मस्ती कर रहा था, उसकी वो बातें बता रहा है कि देखिए पानी को कैसे फैलाता था, वो कैसे छींटे मारता था, छपाक छपाक खेलता था, तो उसे बहुत मजा आता था। तो उसने ये विशेषता देखी कि ऑटर की कि इसे पानी कितना पसंद है। तो ये था एक पैराग्राफ उसी चैप्टर से रिलेट, ठीक है, उस चैप्टर से लिया गया है ये पैराग्राफ छोटा सा, बट आप इस स्टोरी को पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस पैराग्राफ से रिलेट, फॉर द फर्स्ट 24 आवर मिसविल वॉज अलूफ एंड इनडिफरेंट। तो पहले तो वो क्या था, अकेला सा रहता था और अलग सा रहता था। तो फर्स्ट डे तो वो कैसा था, अलूफ एंड इनडिफरेंट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द डे मिसविल बिगेन टू लूज हिज अपैथी, वो फिर दिन जैसे जैसे ढलता गया वैसे वो क्या हुआ, थोड़ा सा अपैथी होने लगा, यानी उसके प्रति उसे प्यार उमड़ने लगा। When Maxwell took him on a lead to the bathroom, Maxwell went wild with joy in the water. तो वो पानी में खुशी से पागल होकर झूमने लगा। Why was the otter named Maxwell of a otter? The otter was named by zoologist as Lurogale Persilleta maxwelli, hence it was called Maxwell otter in short. तो जो प्राणी शास्त्री होते हैं उन्होंने लूट्रोगेल पर्सिलेटा मैक्सवेल नाम दिया था ऑटर को, इसलिए इसे संक्षेप में मैक्सवेल उद्बिलाव कहा गया था उसके द्वारा। What happened when Maxwell took मिसबिल to the bathroom? जब मैक्सवेल बाथरूम में जाता है मिसबिल के, तो क्या होता है? When the author first took Misbill to the bathroom, the otter was first went wild with joy in water. He plunged and rolled it jumped up and down the length of bathtub. He made enough slash and splash. खुशी से पागल हो गया, वो पानी में कूदने लगा, बाथटब में गिरने लगा, और बाथटब की जो लंबाई होती है उसके अनुसार वह कूदने लगा उसमें, है ना। तो इस तरह से उसकी वो बताई गई है कि वो कैसे यहाँ पर मस्ती करने लगा बाथरूम में मिसबिल के। मैक्सवेल जिस जो ऑटर है उसका नाम दिया गया था मैक्सवेल ऑटर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 6। फ्रॉम द अबव पैसेज फाइंड सिमिलर वर्ड फॉर अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली को क्या कहा गया है, हॉस्टाइल। अब 20 to 30 वर्ड में आंसर देना है। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैम्सफेना वुड बी सुटेबल फॉर? Comsfena will be suitable for. The writer had gone to Southern Iran in the year 1956. आइवर गया था, जो ऑथर था साउथर्न आइवर in the 1956. He took a fancy to idea that instead of keeping a dog as a pet, he would go for an otter. Camusfena was surrounded by water, so it would be an इमेंशली सूटेबल स्पोर्ट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ये सूटेबल स्पोर्ट था एक एक्सपेरिमेंट के लिए कि वो उद्बिलाव को पाले, क्योंकि चारों तरफ से वो पानी से घिरा हुआ था जिस जगह पर वो रहता था, ठीक है। जो कॉम्सफियरना था वो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था, इसलिए ये बेहतर उपाय था, बेहतर प्रयोग था एक डॉग को ना पाल करके उद्बिलाव को पालना। How was Miss to be transported to England? Miss Bill was packed in a box as the airlines had directed the author. As British Airlines did not allow pets on board, the author had to book a ticket on different airlines from Iraq to Paris and then Paris to London. तो क्या हुआ था कि ले जाने में इंग्लैंड कैसे ले जाया गया मिस को, जो मिस ने उसको हाउ वॉज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड कैसे ले जाया गया उसको, है ना। तो यहाँ पर बताया गया कि मिसबिल युद्ध एक हैक्स में उसने क्या करा, उसने बॉक्स में पैक किया उसे एयरलाइंस ने, बट मना कर दिया था कि पालतू जानवरों की अनुमति नहीं दी थी। तो क्या किया उसने, दो फ्लाइट को अलग अलग कनेक्टिंग फ्लाइट ली, जिनिंग से पेरिस और पेरिस टू लंदन के लिए एक अलग एयरलाइन टिकट बुक किया पेरिस टू लंदन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से उसे
ले जाएगा। वॉट ग्रुप ऑफ एनिमल टू ऑथर बिलोंग टू। तो ऑटर से रिलेट कौन कौन से ग्रुप और होते हैं। ऑटर बिलोंग टू अ कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड मस्टेलियंस। जो मास्टेलिंग्स, द ऑटर ऑफ दिस ग्रुप आर बैडर, मैंगोज, वेजल्स, स्टॉट, मिल्स एंड ऑटर्स अदर्स। तो ये जो है समूह से संबंधित यहाँ पर बताना था आपको कि किस समूह से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 वर्ड में आपको आंसर देना है। व्हाट थिंग डज मिस टू डू विच टेल्स यू दैट इट ही इज एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव। तो मिस invented his own game out of ping pong ball and worn down suitcase. He loved water, and once he understood that on opening the tap water came of it, he would get into the tub and played with water. He had gradually formed up special attachment with Maxwell. It gave desperate when Maxwell left it in a box and wanted to come out as soon as possible. तो यहाँ पर ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो बताता है कि मिस एक बुद्धिमान, मिलनसार और मज़ेदार जानवर है जिसे प्यार की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको बतानी है कि कैसे वो करता था, जिससे वो पता चलता था कि वो कितना प्यार करता है मैक्सवेल से। ठीक है, तो ये मिस की विशेषताएं हैं। तो इस तरह से ये डन होता है सॉल्यूशन, जो कि रिलेट कर रखा है आपके चैप्टर मैडम राइड द बस। यहाँ पर मैडम किसे कहा गया है? एक छोटी बच्ची को जिसका नाम है वल्ली। तो यहाँ पर इस चैप्टर के थ्रू एक बहादुर 8 वर्षीय लड़की के बारे में बताया गया है जिसकी एक मजबूत इच्छा थी कि वह एक यात्रा करे और उसे पूरा करने का साहस भी था उसमें। उसे सड़क की हलचल देखना पसंद था और उसका पसंदीदा हिस्सा बस के आने और जाने का दृश्य था। इस प्रकार उसने बस से यात्रा करने की गहरी इच्छा विकसित की। इसलिए उसे बस की यात्रा, बस का किराया, फिर इसकी योजना बनाने के बारे में सभी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता थी ताकि वह अपनी माँ की दोपहर की झपकी से उठने से पहले घर वापस आ सके। इस प्रकार कहानी हमें बताती है कि कैसे मासूमियत सीख लेकिन जिम्मेदारी से उसने अपनी गहरी इच्छा और बस की सवारी के अनुभवों को पूरा किया। कैसे एक घटना ने उसे मृत्यु की वास्तविकता का एहसास कराया। तो इस पाठ के रूप में आपको बताया गया है उस बच्ची की विशेषता को, उस बच्ची की कहानी को, कि कैसे वो खतरों से, जोखिम से चिंता किए बिना एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है और अकेले 8 वर्ष की। ठीक है, तो ये कुछ सारांश था जिसे मैंने आपको बताया है ताकि आप समझ सके कि ये किससे रिलेटेड चैप्टर है आपका। ठीक है, तो अब देखेंगे इसका सारांश जो पैसेज दे रखा है उसे रीड करके। तो पैसेज कुछ इस तरह से है। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलीअम्मा हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। वली उसका शॉर्ट नेम था, वलीअम्मा उसका रियल नेम था, जो कि एक 8 वर्ष की बालिका थी। शी वॉज 8 ईयर ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। चीज़ों के बारे में बहुत जानने के लिए उत्सुक रहती थी वो। हर फेवरेट pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. वो क्या करती थी? खिड़की पर खड़े होकर के बाहर के नज़ारे देखती थी, अपने घर के सामने खड़े दरवाजे पर खड़ा होकर सड़क पर क्या हो रहा है तो उसे देखना ये अच्छा लगता था, उसकी स्ट्रीट में क्या हो रहा है। There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. उसके साथ में क्या उसके बराबर के बच्चे खेलने वाले नहीं थे, तो वो क्या कर सकती थी? वो बस यही देखती कि सड़क पर क्या हो रहा है, गली में क्या हो रहा है, तो इसी तरह से वो खड़े होकर के देखती थी। बट वो वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experience. तो ये उसके लिए बहुत ही आनंददायक था, वो इससे इंजॉयफुल में लेती थी जितना कि अन्य जैसे बच्चे कोई गेम खेलते उससे ज़्यादा वो इससे इंजॉय करती थी। सड़क को देखने में उसे कई असामान्य अनुभव भी मिले, उसने देखा कि क्या क्या एक्सपीरियंस होता है सड़क पर। द मोस्ट fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. सबसे आकर्षक बात थी कि वह बस जो उसके गांव और नजदीकी शहर के बीच चलती थी। तो एक पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक।
वो क्या होता था कि हर घंटे उसके घर के सामने से निकलती थी, उसकी गली से गुजरती थी, शहर जाती थी और एक बार में वापस आ जाती थी। तो ये उससे उत्सुकता पैदा कर रहा था कि वो भी इस बस में बैठे। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सीट और न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली. Day after day she watched the bus, and gradually a teeny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. तो सबसे आकर्षक बात उसे ये लगी थी कि कैसे फटाफट से आ जाती है, एक ही घंटे में वापस से शहर में जाती है और वापस आ जाती थी। तो बस का नज़ारा जिसमें हर बार नए यात्री होते थे, वल्ली के लिए हमेशा खुशी का स्रोत था। दिन ब दिन वह बस को देखती रही और धीरे धीरे उसके मन में एक छोटी सी इच्छा घर करने लगी और बढ़ती गई कि वह उस बस में सफर करे और उस यात्रा का अनुभव करे, भले सिर्फ एक बार ही क्यों ना। तो वो एक बार उस बस में अकेले सफर करना चाहती थी और उस उत्साह को बरकरार रखना चाहती थी और वो देखना चाहती थी कि कैसा अनुभव होता है उसे। हाउ ओल्ड वॉज वल्ली? अब इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके हमें आंसर करने हैं। तो कितने साल की थी वल्ली? 8 ईयर ओल्ड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वॉट डिड वल्ली विश? वल्ली की क्या विश थी? राइड ऑन अ बस, बस में राइड करने की विश थी। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वॉज न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा उत्सुक ये करता था कि पैसेंजर तो जा रहे हैं बट हमेशा नए पैसेंजर्स भी आ रहे हैं। तो इस तरह से वो देखती थी कि कितना अच्छा लगता होगा ये वाला एक्सपीरियंस, तो वो इसे देखना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी बस में बैठ करके। हु वॉज वल्ली? वॉट वॉज हर फेवरेट पास टाइम? कौन थी वल्ली और उसका पास टाइम, फेवरेट पास टाइम क्या था? वल्ली वॉज एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल. हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू वॉच द हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस. तो वल्ली एक 8 ईयर की लड़की थी, छोटी सी लड़की थी। हर फेवरेट पास टाइम था, उसका फेवरेट पास टाइम था स्ट्रीट में आउटसाइड जो हो रहा है, उसके घर के बाहर क्या हो रहा है वो देखना। What was the most fascinating things of her for वल्ली to watch? उसने सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग थिंग क्या देखी, सबसे ज्यादा उसे उत्सुक करने के लिए आकर्षक क्या देखा उसने उस गली के थ्रू? The most fascinating thing for वल्ली was watching the bus that traveled between her village and the nearest town. नियर की सिटी में, टाउन में जाना उस बस का और उसके गांव से जाना, उसके सामने से, और हर घंटे जाना। तो ये उसे एक बहुत ही ज्यादा आकर्षण पैदा कर रही थी। फ्रंट ऑफ द अपर पैसेज फाइंड सिमिलर वर्ड फॉर ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स का सिमिलर वर्ड है पैसेंजर्स, यात्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 to 30 वर्ड्स में आंसर देना है। व्हाई डज द कंडक्टर रेफर टू वल्ली एज मैडम? कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा? द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम बिकॉज शी बिहेव लाइक अ वुमन. शी डिक्लाइंड हिज हेल्प एंड क्विकली आंसर द कंडक्टर्स क्वेश्चन मेकिंग द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली एज अ मैडम. क्योंकि जब कंडक्टर ने उससे पूछा तो वो हर चीज का जवाब तुरंत से दे देती थी। तो जो उसका व्यवहार था, एक महिला की तरह व्यवहार कर रही थी वो, और मदद के लिए मना कर रही थी, तो इसलिए कंडक्टर ने उसे मैडम कहा। Why does Valli refuse to look out the window on her way back? तो वापस आते समय वल्ली खिड़की से बाहर देखने को क्यों मना कर देती है? वल्ली refused to look out of the window on her way back because the memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. तो जो उसने मृत गाय देखी थी वो उसे याद करके वो परेशान हो रही थी, इसलिए उसने खिड़की से बाहर देखने के लिए मना कर दिया। खिड़की से बाहर वो नहीं देख रही थी क्योंकि उसने वो सीन देखा था गाय के मरने का, जो कि उसे वो भूल नहीं पा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर? वल्ली की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? वल्ली डीपेस्ट डिजायर वाज टू हैव अ बस राइड टू द टाउन. बस में राइड करना टाउन तक, ये उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह शहर तक सफर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 80 वर्ड्स में आंसर देना है। एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड इज वल्ली, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी सैडेंड हर एंड हाउ डज शी रिएक्ट टू इट? वल्ली वॉज अ, आपको वल्ली की जो ये वल्ली नाम की बच्ची है तो उसके बारे में विचार व्यक्त करने की, वो कैसी लड़की थी, उसे क्या
क्या घटना ने दुखी किया उसे, कौन सी घटना ने दुखी किया, किस पर उसने रिएक्ट किया, वो सब आपको बताना है। वली वॉज अ कॉन्फिडेंट गर्ल हु डिड नॉट थिंक दैट हर एज वॉज अ लिमिटेशन टू हर ट्रेवलिंग अलॉन टू द टाउन। तो वली एक कॉन्फिडेंट गर्ल थी, आत्मविश्वासी लड़की थी, जो ये नहीं सोचती थी कि उसकी उम्र उसके लिए शहर की यात्रा करने की सीमा है। वो ये नहीं सोचती कि मैं छोटी हूँ तो मैं नहीं कर सकती अकेली यात्रा। शी कंसिडर्ड हर सेल्फ अ ग्रोन अप एंड एक्टेड लाइक वन। तो वह खुद को वैस मानती थी और वैस की तरह व्यवहार करती थी। वल्ली वॉज फिल्ड विद सैडनेस, वो दुख से भरी थी, दुखी थी, दुख से भर गई थी। शी थॉट वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रीचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल एंड फ्राइटनिंग। बट उसने जैसे ही वो गाय मरी हुई देखी ना, तो उससे क्या हुआ कि उसने सोचा कि अभी कुछ देर पहले कितना प्यारा और सुंदर अनुभव था, बट अचानक से ऐसे कैसे हो जाता है कि अचानक से कोई इतना जल्दी मर जाता है, जीवन चला जाता है। तो ये सब उसे डरा रहा था, भयानक और डरावना लग रहा था। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन, जो कि रिलेट करता है आपके चैप्टर द सरमन 8 बनारस से। सरमन का अर्थ होता है उपदेश, जो धर्मोपदेश दिया जाता है, यानी धर्म का उपदेश दिया जाता है। किसी भी धर्म का उपदेश देना क्या कहलाता है? सरमन। तो यहाँ पर बनारस में जो उपदेश दिया गया था उसी के बारे में बताया गया है। अब वो किससे रिलेट है हम आगे देखते हैं। तो ये पैरा है आपके चैप्टर द सरमन 8 बनारस से रिलेट, जिसमें गौतम बुद्ध की यात्रा के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने पहले राजशाही जीवन जिया था, देन उसके बाद में उन्होंने ये सब छोड़ करके बाहर के दुखों से, जो अनजान थे, बाहर निकले, बाहर के दुखों को देखा उन्होंने, तो कैसे वो एक धर्मात्मा में बदल गए। तो उसी तरह की एक यहाँ पर बताई गए हैं उस पैरे से रिलेट। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पैरा। गौतम बुद्ध 563 BC टू 483 BC, जो कि इनका जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय दे रखा है। बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थन इंडिया। गौतम बुद्ध जो 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक रहे थे, ने उत्तर भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक एक राजकुमार के रूप में जीवन शुरू किया था। 812 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू sacred scriptures and 4 years later he turned home to marry a princess। तो जब वे 12 साल के थे तो उन्हें स्कूलिंग के लिए भेजा गया, जैसे भेजा जाता था पहले हिंदू पवित्र ग्रंथों की शिक्षा के लिए, उस तरह से भेजा गया। और 4 वर्ष के बाद में जब वे लौटे तो एक सुंदर सी राजकुमारी से उनका विवाह कर दिया गया। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty। तो उनके क्या एक बेटा हुआ और वे 10 वर्ष तक उसी राजशाही जीवन को व्यतीत करते रहे, खूब ठाट बाट से रहते रहे। 8 अबाउट द एज ऑफ 25, जब वो 25 वर्ष के हुए, द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting chanced up a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। लगभग 25 वर्ष की आयु में राजकुमार, जो अब तक की दुनिया के दुखों से दूर थे, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था, क्योंकि वो उसी राजमहल में रहे, राजमहल की जो राजशाही व्यवस्था होती है उसी में पले बड़े, तो उन्होंने बाहर के दुखों को तो देखा ही नहीं था। तो एक बार क्या हुआ था कि वो शिकार के लिए निकले थे, तो उन्होंने देखा कि एक कैसे वैद्य व्यक्ति है, एक शव यात्रा देखी उन्होंने, भिक्षा मांगते हुए एक भिक्षु से मिले। तो इन सब दृश्यों ने उनको इतना प्रभावित कर दिया कि वो इसकी खोज में दुनिया में निकल पड़े थे। ठीक है, तो उन्हें ये झकझोर दिया कि ये किस तरह का दुनिया है, यहाँ पर कैसे चल रहा है ये सब। तो उन्होंने ये सब राजशाही बाट सब छोड़ दिया था इसके कारण। दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही एट once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came। तो इन दृश्यों ने उन्हें इतना प्रभावित किया था कि वे तुरंत एक भिखारी के रूप में बन गए, भिक्षु के रूप में बन गए और अपने द्वारा देखे गए दुखों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुनिया में निकल पड़े। वे 7 वर्षों तक भटकते रहे और अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त होने तक
की कसम खाई। जब तक उनकी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वे उठेंगे नहीं वहां से। Enlightened after 7 days, he renamed the tree of Bodh tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. तो आगे देखेंगे, एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा द अवाक्ड और एनलाइटेड। द बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganga. That sermon has been preserved and it is given here. It reflects the Buddha's wisdom about the inscrutable kind of suffering. तो जब वो बैठ गए, जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, उन्होंने कसम खाई, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। 7 दिनों के बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने पेड़ का नाम बदलकर बौद्ध वृक्ष कर दिया, ज्ञान का वृक्ष रख दिया और शिक्षा देना और अपनी नई समझ साझा करना शुरू कर दिया। उस समय वे बुद्ध या जागृत प्रबुद्ध के रूप में जाने गए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस से दिया, जो गंगा नदी के किनारे सबसे पवित्र स्थान है। उस उपदेश को संरक्षित किया गया और यहाँ दिया जाता है। यह बुद्ध की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, जो एक अज्ञे प्रकार की दुख है उसको दर्शाता है। तो उन्होंने वहाँ से अपना उपदेश जारी किया था, बनारस से। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें महात्मा बुद्ध के पूरा जीवन संघर्ष जो है उनका वो दिखाया गया है कि कैसे वो पहले राष्ट्रीय तरीके से रहते थे, फिर उन्होंने वो सब छोड़ा और फिर वो एक बुद्ध भिक्षुक के रूप में बन गए थे। तो अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट बनारस। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? बनारस में। हाउ लॉन्ग डिड गौतम बुद्ध वंडर इन सर्च ऑफ विजडम? उन्होंने ये सब जानने के लिए कितना समय लिया, उन्होंने कितने वर्ष तक वो भटके? 7 years। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। Which sight moved Siddharth Gautam while he went out for hunting? While out hunting, Gautam Buddha came across a sick man, uneased man, a funeral procession, and a monk begging for alms. These are the kind of suffering that Gautam Buddha witnessed. ये सभी उनके विटनेस बने कि उन्होंने ये सब दुख देखे तो वो सोचे कि यार इस जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं है, ये जीवन तो व्यर्थ है जो मैं जी रहा हूँ। अब तो मुझे ये जानना चाहिए कि इस जीवन में क्या क्या हो सकता है और इसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। वॉट डिड ही डू टू सीक एनलाइटमेंट एंड वेयर डिड ही गेट एनलाइटन? Gautam Buddha was highly moved by seeing the suffering of man, so he went out to seek enlightenment. तो वो दूसरों मनुष्यों के दुखों को देखकर बहुत दुखी हुए और उसकी खोज में निकल पड़े कि इससे क्या निदान हो सकता है, इसे कैसे दूर किया जाए। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन सिमिलर टू रिलीजियस और मॉरल टॉक सरमन, जिसे मॉरल टॉक या रिलीजियस से रिलेट कहा जाता है। उपदेश, धर्मोपदेश इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट आपको देखना है क्वेश्चन आंसर्स 20 to 30 वर्ड्स में देने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु वाज गौतम बुद्ध, व्हाई डिड ही लीव हिज होम? क्यों छोड़ा उन्होंने घर, कौन थे गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध वॉज अ प्रिंस बोर्न इन नॉर्थ इंडिया। ही लेफ्ट हिज होम इन द सर्च ऑफ एनलाइटमेंट। उन्होंने अपना घर इसलिए छोड़ा था कि वो ज्ञान की खोज में निकले थे। तो नॉर्थ इंडिया में उनका जन्म हुआ था, एक राज परिवार में हुआ था, एक राजकुमार के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। Why does Kisa Gautami go house to house? What does she ask for? Kisa Gautami traveled from house to house to collect mustard seeds. She asked for everyone before taking the mustard seeds whether a family member had ever died in their family or not. कीसा गौतमी सरसों के बीज इकट्ठा करने के लिए घर घर क्यों जाती है? कीसा गौतमी क्यों जाती है घर घर? तो वह क्या मांगती है? तो कीसा गौतमी सरसों के बीज इकट्ठा करने के लिए घर घर जाती थी। सरसों के बीज लेने से पहले वह सभी से पूछती थी कि क्या परिवार के किसी सदस्य ने सरसों के बीज लिए हैं, उनके परिवार में कभी कोई मरा है या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड बुद्धा वांट हर टू अंडरस्टैंड?
तो यहाँ पर बुद्ध उसे क्यों समझना चाहते थे? द बुद्धा वॉन्टेड किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट ऑल मैन एंड वुमेन आर मॉर्टल एंड मॉर्टल्स आर डिजाइन टू डाई। तो यहाँ पर बुद्ध चाहते थे कि समझे उसे कि क्या वो कर रही है, क्यों ऐसा वो खोज रही है, वो सब उसे जानना चाहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। व्हाई डू यू थिंक किसा गौतमी अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ दैट ओनली द सेकंड टाइम? इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग? उसकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे चेंज किया बुद्धा ने? अर्लियर शी कुड सी ओनली हर ग्रीफ। पहले तो वह सिर्फ अपना ही दुख देख पाती थी। When she went from door to door the second time, she understand that everyone was dealing with the loss of we loved one. तो वह जब घर घर जाती है तो वो देखती है कि हर कोई इस तरह से जूझ रहा है, हर कोई दुखी है किसी न किसी चीज से। There was not a single house in the town where that had not taken a father, mother, sister, brother, son, daughter. किसी भी ऐसा परिवार उसे नहीं मिला जहाँ पर किसी की डेथ नहीं हो, या सिस्टर की हो, या भाई की हो, बेटे की हो, बेटी की हो, माता की हो, पिता की हो। एवरीवन इट सम टाइम और द अदर हैज़ एक्सपीरियंस द डेथ ऑफ देयर लव्ड वंस। उन सभी में उसको लगा कि सभी को एक्सपीरियंस है किसी न किसी को खोने का। गौतम बुद्ध हेल्प हर टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एज ही टोल्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस where death had never knocked at the door. This way she got aware that is common to all human beings. तो उन्होंने क्या किया कि उनको ऐसा कहा कि तुम घर घर जाकर के एक मुट्ठी सरसों के बीज ऐसे घर में लाने को कहो जहाँ मौत ने कभी दरवाज़ा ना खटखटाया हो। तो उसे वह घर ऐसा मिला ही नहीं जहाँ पर कभी मौत हुई नहीं हो। तो उसे ये समझाने का प्रयास किया गया गौतम बुद्ध के द्वारा। हमने वर्कशीट 8 तक सॉल्यूशन देख लिया है। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन। तो जुड़े रहना है वीडियो के एंड तक ताकि आपको ये जो पूरी वर्कशीट है अच्छे से समझ आ सके। समझेंगे हम सबसे पहले किससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। आपकी चैप्टर द प्रपोजल से लिया गया एक ड्रामा जो है द प्रपोजल, उससे रिलेट कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं यहाँ पर, जिसके आपको आंसर करने हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में एक समरी बता देती हूँ, जो कि है यह 1888 से 89 तक में रूसी कथाकार और नाटककार चेखव द्वारा लिखा गया एक नाटक है, यानी ड्रामा है। नाटक समृद्ध परिवारों की प्रवृत्ति के बारे में है, जो अमीर परिवार होते थे उनके साथ संबंधों का शिकार करते हैं। आर्थिक समझ को देखते हुए विवाह को प्रोत्साहित करके अपनी संपदा का विस्तार करते हैं, यानी वो इतने अमीर फैमिलियों से शादी करते हैं अपने बच्चों की ताकि उनका विस्तार हो सके, बिजनेस को विस्तार कर सके। तो इसी तरह से वो इतना यहाँ पर बताया गया है। कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर इवान लोमोव, जो स्टीफन चुबुकोव के एक अमीर पड़ोसी हैं, भी धनी हैं, जो चुबुको की 25 वर्षीय बेटी नताल्या का हाथ चाहते हैं, और जो नताल्या है वो किसी और से लव करती है। तीनों तर्कशील हैं, वे शुद्र मुद्दों पर बहस करते हैं। इस तमाम झगड़ों के बीच प्रस्ताव हारने के कगार पर है, लेकिन आर्थिक सामान्य ज्ञान यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्ताव किसी भी मामले में घटित हो, हालांकि झगड़ा अभी भी जारी है। तो जो लोमोव है, जो प्यार करता है नताल्या से, तो किस तरह से चुबकोव जो है वो अपनी बेटी को नहीं चाहते थे कि वो उससे शादी करे, तो उसी के बारे में यहाँ पर एक नाटक बताया गया है। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स इससे रिलेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न उत्तर जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि है ड्रॉ अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ नताल्या। नताल्या के बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है। नताल्या वॉज अ 25-year old अनमैरिड ब्यूटीफुल गर्ल। नताल्या जो है वो 25 साल की एक अनमैरिड ब्यूटीफुल सुंदर सी लड़की होती है। शी लिव्ड इन द नेबरहुड ऑफ लोमोव अ यंग एंड अनमैरिड मैन। वो रहती थी अपने पड़ोसी लोमोव के पास में, जो कि एक अनमैरिड व्यक्ति था। शी वॉज अ गुड हाउसकीपर एंड शी वॉज ईगर टू फॉल इन लव। तो वो एक अच्छी हाउसकीपर थी और वो बिलीव करती थी लव के प्रति। हर फादर कॉल्ड हर अ लव सिक कैट। उसके जो फादर है ना, उसको लव सिक कैट कहते थे। शी वॉज क्वेरलसम एंड अब्यूसिव बाय नेचर।
वो क्वेरलसम और अब्यूसिव नेचर की थी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की विशेषताएं थी जो नतालिया से रिलेट थी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई डिड लोमोव गो टू चुबुकोव हाउस, हाउ डिड ही बिहेव, व्हाट वाज चुबुकोव रिएक्शन। तो जो चुबुकोव के हाउस में लोमोव जाता है वो क्यों जाता है और चुबुकोव का उसको देख करके क्या रिएक्ट होता है, वो आपको यहाँ पर आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पर जगह नहीं थी, काफ़ी लिखा है मैंने, बट आप देख सकते हैं। देखिए आगे का पार्ट जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है, तो आप इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। जो मैंने बोला है वैसे वैसे लिखना है आपको। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है आंसर को इसी में कंप्लीट करने की, ताकि आपको नेक्स्ट पेज देखना ना पड़े। तो मैं आपको बताती हुई जाऊंगी, वैसे वैसे आपको लिख देना है और समझ आ जाएगा कि आपको कौन सी लाइन कैसे लिखनी है। ठीक है, Lomov came to Chubukov's house to ask him for the hand of his daughter Natalia in marriage. वो उसका हाथ मांगने के लिए उसके घर जाता है, नतालिया का हाथ मांगने के लिए चुबुकोव के घर लोमोव। Chubukov was first suspicious and thought that Lomov had come to ask for some money. तो वो उसने सोचा कि एकदम से अचानक से ऐसे सस्पिशियस सा हुआ और उसने सोचा कि ये मनी चाहता है मेरे से, मतलब मनी हड़पना चाहता है। बट व्हेन ही केम टू नो द रियल रीजन ही वॉज ओवरवेल्ड विद जॉय बिकॉज ही बिलीव लोमोव वुड बी प्रॉफिटेबल मैच फॉर हिज डॉटर। तो पर उसको जब बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, तो वो खुश हुआ, क्योंकि एक जो लोमोव का हाथ अपनी बेटी के लिए एक प्रॉफिटेबल उसके लिए मैच हो सकता है, यानी उसको लाभ हो सकता है आगे की जिंदगी में। ठीक है, उससे रिलेट। ठीक है, तो ये उसने सोचा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज चुबुकोव एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लोमोव हैज कम फॉर, इज ही सिंसियर व्हेन ही लेटर सेज and I have always loved you, my angel, as if you were my own son. Find reason for your answers from the play. तो प्ले से आपको आंसर्स बताने हैं यहाँ पर कि क्या वास्तव में ऐसा था कि चुबुकोव उसको पसंद करता, एकदम से पसंद करने लग गया। पहले तो उसने सस्पिशियस देखा उसको, बट बाद में सोचा कि ये काफ़ी लाभदायक हो सकता है उसकी बेटी के लिए रिश्ता, तो उसने उससे प्यार से बोलना स्टार्ट कर दिया। तो आंसर लिखेंगे, चुबुकोव हैज़ ऑफन हेल्प लोमोव विद मनी वेन एवर द रिक्वेस्टेड फॉर इट, सो ही थिंक्स एंड सस्पेक्ट्स दैट लोमोव विल आस्क फॉर मनी, बट दिस टाइम द केस इज डिफरेंट। ही रिक्वेस्टेड अ प्रपोजल टू गेट नतालियाज हैंड फॉर मैरिज। उसने सोचा कि वो पैसे के लिए आया है, बट वो अपने लिए नतालिया का हाथ मांगने के लिए आया था, मैरिज उसको शादी करनी थी उससे, इसलिए। सिंस लॉक चुबुकोव वांटेड मैच फॉर हिज डॉटर, फाइंडिंग फैक्ट इन हिज फेवर, चुबुकोव चेंजेस एंड यूज स्वीट वर्ड्स एंड बिकेम रेडी फॉर द प्रपोजल। तो वो रेडी हो जाता है इस प्रपोजल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर लिखना था। क्वेश्चन फोर्थ है, चुबुकोव सेज ऑफ नतालिया ... as if she will not consent, she is in love, egged, she is like a love-sick cat, would you agree? Give reasons for your answer. तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, in reality Natalia has got the fittest age out for the marriage. सच तो ये था कि वो एज के लिए उसकी जो एज थी वो फिट थी मैरिज के लिए। शी वॉन्ट्स अ लाइफ पार्टनर, वो अपने लिए लाइफ पार्टनर चाहती थी। ऑन द अदर हैंड चुबुकोव ऑल्सो डिज़ायर दैट हिज डॉटर शुड बी मैरिड, मैरिज कर लेनी चाहिए। चुबुकोव के ऐसा जो चुबुकोव था उसको भी ऐसा लगता था कि उसकी बेटी को अब शादी कर लेनी चाहिए। लोमोव इज़ द मोस्ट सुटेबल मैच इन एवरी रेस्पेक्ट। तो लोमोव उसके लिए परफेक्ट मैच कर रहा था। इन ऑर्डर टू से समथिंग आउटवर्डली चुबुकोव हैपन्स टू पावर आउट these words. It is an acceptable fact that Natalia loves Lomov from the care of her heart. तो नतालिया तो प्यार करती थी, तो नतालिया चाहती भी थी शादी करना, तो ये उसके लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया था। चुबुकोव ने ऐसा सोचा। क्वेश्चन फिफ्थ है यहाँ पर, विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर इन द प्ले, एक्सप्लेन वाई।
आपका फेवरेट कैरेक्टर इस प्ले को आप पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार प्ले है। तो आपका जब फेवरेट कैरेक्टर बन जाए तो आपको वो लिखना है यहाँ पर कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और क्यों है। तो नतालिया इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर इन द प्ले। मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो नतालिया है, बिकॉज देखो शी इज़ स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन who is more effective than Lemov is speaking clearly and getting to the point. However, her will is focused on maintaining a superior appreciation. As a result, she instead than Oxen Meadows belongs to her family and not to Lomov. She also argued that her dog is better than Lomov's dog. उसने आर्ग्यू भी किया कि उसका डॉग जो है वो बेटर है लोमोव की डॉग से। येट शी फील्स द बर्डन ऑफ बीइंग अ पोटेंशियल इफ नॉट एक्चुअल स्पिंस्टर एंड दस डेस्परेटली वांट्स टू मैरी लोमोव। तो ये डेस्परेटली चाहती थी मैरी करना लोमोव से। करेंगे वर्कशीट 10, जिसमें आपको 2 पद्यांश दे रखे हैं। सबसे पहला पद्यांश है आपका डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया। तो डस्ट ऑफ स्नो से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस कविता के बारे में कुछ बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, किससे रिलेट है ये कविता या इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके लेखक है, यानी कवि है। तो जो दर्शाती है कैसे एक छोटी और महत्वहीन घटना किसी के मूड और जीवन के दृष्टिकोण पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकती है। यानी छोटी सी कोई घटना होती है ना, तो वो हमारी लाइफ में किस तरह चेंजेस ला सकती है, वो इसमें बताया गया है। कविता सर्दियों के बीच में भी चंगा करने और बदलने की प्रवृत्ति का शक्ति का उत्सव बताया गया है इसमें कविता में। ठीक है, तो क्या होता है ना कि कविता की शुरुआत में जो हेमलॉक के पेड़ पर बैठे कौवे के वर्णन से होती है इस कविता की शुरुआत, जिसमें देखिए सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, देन मैं आपको इस पूरी कविता का सारांश बताऊंगी। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। कविता की शुरुआत में हेमलॉक के पेड़ पर बैठे जो कौवा होता है ना, जो उसके वर्णन से होती है। स्पीकर जो है, जो बोल रहा है इस कविता को, बर्फीले जंगल से गुजर रहा होता है। तब अचानक एक कौवा हेमलॉक पेड़ से बर्फ को हिलाता है, जिससे स्पीकर पर बर्फ की धूल गिरती है, यानी डस्ट ऑफ स्नो, जो कि इस कविता का शीर्षक है डस्ट ऑफ स्नो, वो गिरती है। वक्ता इसे मनोदशा में बदलाव के रूप में वर्णित करता है, जो उनके दिन को बदल देता है, और ये छोटी सी घटना उनका मूड पूरा तरह से बदल देती है। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो आगे इस कविता में क्या होता है ना कि उसकी पूरी जो थकान होती है, मूड जो होता है निराशा से भरा, वो दूर हो जाता है। अचानक से परिवर्तन को पैदा कर देता है, क्योंकि वो पल सुंदरता और सादगी दर्शाते हैं। उस कवि के लिए अनुभव होता है कि ये क्या था, तो उसे काफ़ी आनंदित महसूस होता है। तो इसमें वर्णन हो रहा है उसका। और जो इसकी कविता के एंडिंग में जो कवि है वो बताते हैं कि सुंदरता और अनुग्रह के इस छोटे से क्षण में व्यक्ति के जीवन की दिशा बदलने की शक्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि बर्फ की धूल में दुनिया को बदलने की शक्ति है, या कम से कम उनकी धारणा है, और यह शक्ति हर किसी के लिए उपलब्ध है अगर वे इसके लिए खुले हैं। कुल मिलाकर डस्ट ऑफ स्नो जो है, इसमें बताया गया है कवि के द्वारा प्रकृति की सुंदरता और शक्ति पर एक संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली ध्यान है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे जीवन के सबसे अंधेरे और सबसे कठिन क्षणों में भी हम सुंदरता के छोटे और अप्रत्याशित क्षणों में सांत्वना और आशा पा सकते हैं, जिनसे हम घिरे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्स। The rhyme scheme is A B A B C D C D. Rhyming words used in poem: dude of snake, snow, crow, snow, me, tree, heart, part, mood, rude. तो देखिए ए बी किस तरह से आपको वर्णित किया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो कविता है इसमें ये ए लाइन है, इसे बी कहा गया है। तो ए के सिमिलर यहाँ पर देखिए क्रो स्नो हो रहा है, इसी तरह से बी के सिमिलर मी ट्री, ये बी है, ये सी हो गया, ये सी और ये डी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इन लाइंस को बताया गया है। तो हार्ट, पार्ट, मूड, रूड, इस तरह से यहाँ पर
कहा गया है इन्हें। तो राइमिंग वर्ड्स हो गए ये, देखिए है ना, एक जैसे सुनने में एक जैसे वर्ड्स लगना, जिनकी ध्वनि एक जैसी लग रही है बट अर्थ अलग अलग होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है राइमिंग वर्ड्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोइट से ही हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज्ड। तो क्या है डस्ट ऑफ स्नो, तो हमने समझ ही लिया है इसको, कैसे मूड को चेंज कर देता है अचानक से उस पोइट के, तो ये यहाँ पर आपको वर्णित करना है। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज, कैसे हो जाता है उसका मूड चेंज। तो डस्ट ऑफ स्नो इज़ यूज हियर फॉर एवरी वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो होता है, स्नो का बहुत फाइन पार्टिकल होता है, स्नोफॉल आपने अगर देखा है बर्फीले स्थानों पर होता है, तो धूल भरी बर्फ होती है वो। सडन स्नोफॉल चेंज द पोइट मूड, अचानक से उसका पोइट का मूड चेंज हो जाता है स्नोफॉल के गिरते उसके ऊपर। हिज मूड बिकेम जॉली डिस्पाइट ऑफ सैडनेस, सैडनेस की बजाय वो उसे उत्साहित कर देता है, मनोरंजक कर देता है। इट रिफ्रेश्ड हिम फॉर द रेस्ट ऑफ डे, ये उसके लिए रिफ्रेशमेंट की तरह हो जाता है उसकी डे, जो कि उससे निराशा से भरा हुआ उसका जो दिन होता है उसमें रिफ्रेशमेंट का काम करता है डस्ट ऑफ स्नो। थर्ड क्वेश्चन है ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। 20 वर्ड्स में आपको लिखना है। द थीम ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो इज दैट इवन अ स्मॉल थिंग कैन ब्रिंग ड्रास्टिक चेंज इन वंस लाइफ, छोटी सी चीज़ भी आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। द central idea of the poem Dust of Snow, written by Robert Frost, is that one may have the worst day or time of his life, but a little good thing can make it quite amazing. वो उनके लिए बहुत ज़्यादा रोस्ट डे होता था, वो बुरा दिन होता है, बट एक छोटी सी चीज़ उस डे को उत्साहित से भर देती है, मनोरंजकता से भर देती है। तो यहाँ पर ये ब्रीफली इसका एक संक्षिप्त वाक्यांश हो गया इस पोइम का। ठीक है, तो ये डन होता है डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड, यहाँ पर है फायर एंड आइस। तो ये कविता भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट से लिखी गई कविता है, उनके द्वारा ही लिखी गई है, फायर एंड आइस। तो यहाँ पर इस कविता में जो कवि ने बताया है वो मैं आपको सारांश में बता देती हूँ, जो मानव भावनाओं की विनाशकारी प्रकृति की पड़ताल करती है, विशेष रूप से इच्छा और घृणा की, ये कविता के रूप में। कविता दो विरोधी ताकतों आग और बर्फ के बीच एक विरोधाभास प्रस्तुत कर रही है, जो जुनून और शीतलता के चरम का प्रतिनिधित्व करती है। फ्रॉस्ट इस विरोधाभास का उपयोग यह सुझाव देने के लिए करते हैं कि इच्छा और घृणा दोनों में दुनिया को नष्ट करने की क्षमता है। अगर इच्छा हुई तो वो भी नष्ट कर सकती है और घृणा भी नष्ट कर सकती है, और इस विनाश से बचने का एकमात्र तरीका जो है वो है संतुलन और संयम। तो कविता स्टार्ट होती है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड और डिजायर, होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो देखिए यहाँ पर फायर, डिजायर, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे पहले देखा था हमने ए बी इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो देखिए ए बी, ए फायर, डिजायर, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आइस, ट्वाइस, आइस का क्या बन गया, ट्वाइस। इन नेक्स्ट स्टेंजा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में आया हुआ है आइस ट्वाइस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इस कविता के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया या तो आग या बर्फ में समाप्त हो जाएगी। इसके माध्यम से सुझाव देते हैं कि आग और बर्फ दोनों में दुनिया के अंत लाने की क्षमता है। आग इच्छा और जुनून से जुड़ी हुई है और पूरे ग्रह सहित सब अपने रास्ते में सब कुछ भस्म कर सकती है। दूसरी ओर बर्फ जो है वो घृणा और शीतलता से जुड़ा हुआ है, दुनिया को मौत के घाट उतार सकता है। तो इसका जो सेकेंड स्टेंजा है उसमें कविता के माध्यम से कवि बताते हैं कि इच्छा और घृणा आपस में जुड़े हुए हैं, वे दुनिया के विकास का कारण बन सकते हैं। इच्छा घृणा को जन्म दे सकती है क्योंकि लोग अपने जुनून से
भस्म हो जाते हैं और अपनी भावना को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ की जो अति होती है ना, वो भी आपको नष्ट कर सकती है। और अपनी भावना को नियंत्रित करने में क्योंकि वो असमर्थ होते हैं तो वो उसे नष्ट कर देते हैं, यानी जो जुनून है वो भस्म कर देता है उस व्यक्ति के जीवन को। इसी तरह घृणा इच्छा को जन्म दे सकती है, क्योंकि लोग बदला लेना चाहते हैं और स्वयं के क्रोध से ग्रस्त हो जाते हैं और बदला लेने की भावना में वो अच्छा गलत भूल जाते हैं और अपना बुरा कर बैठते हैं। तो दोनों का ही अति बेकार होता है, इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं। तो फ्रॉस्ट जो है वो सुझाव देते हैं कि दुनिया में सद्भाव की स्थिति में रहने के लिए आग और बर्फ, इच्छा और घृणा का संयोजन आवश्यक है। उनका सुझाव है कि प्रेम इस संतुलन की कुंजी है, क्योंकि इसमें इच्छा और घृणा दोनों को नियंत्रित करने की शक्ति है। कुल मिलाकर अग्नि और बर्फ यानी फायर एंड आइस मानव भावनाओं की विनाशकारी शक्ति और विनाश से बचने के लिए संतुलन और संयम की आवश्यकता पर ध्यान को केंद्रित कर रही है। ये एक चेतावनी है कि अगर हम सावधान नहीं हैं तो हमारे जुनून और इच्छाएं हमें भस्म कर सकती हैं। ये कि केवल अपनी भावनाओं के बीच संतुलन पाकर हम ऐसी दुनिया में रहने की उम्मीद कर सकते हैं जो हमारे अपने कार्यों से नष्ट नहीं होती है। तो मैंने कंप्लीट जो आपकी कविता है उससे रिलेट यहाँ पर आपको बता दिया है कि इस कविता में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द राइमिंग स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। तो देखिए राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर हो गए फायर, डिजायर, आइस, ट्वाइस, सेकेंड स्टेंजा में जो कि है। तो फायर, डिजायर, फायर यहाँ पर A में जो कि दिया गया है, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम ऑफ पोइम इज ABAA हो जाएगा और जो वर्ड्स हैं वो इस तरह से हो जाएंगे। तो आइस का मैंने ट्वाइस लिखा, ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि ब्रैकेट नेक्स्ट जो स्टेंजा है वो यहाँ पर नहीं दे रखा है। ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोइम फायर एंड आइस। तो ब्रीफली एक इंटरप्रेट में अगर हम बताए ब्रीफली इस पोइम की जो भावनाएं हैं उसे, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे द पोइम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ मेटाफोर फॉर ह्यूमन परसेप्शंस ऑफ डिजायर एंड हेटर्ड। उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो घृणाएं हैं, उनको दिखाया गया है। द पोइम टॉक्स अबाउट टू डिफरेंट व्यूज ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड आइदर बाय फायर और आइस।